आज की क्लास में जो जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं वो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले तो सेट्स में एक बार शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सेट की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स और ऑपरेशन। सेट थ्योरी आप लोगों को दो चैप्टर में यूजफुल होगी। पहला तो ये वाले और दूसरा प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी सेट्स के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये डिस्कस करूंगा। इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद रिलेशन, रिलेशन में उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। रिप्रेजेंटेशन में दो के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकली भी और अल्जेब्रिकली भी। ग्राफिकली मतलब एरो डायग्राम से, और अल्जेब्रिकली मतलब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट से। तो सेट यहां पर डिफाइन है, अपने आपको दिख रहा है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट बोलते हैं। सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि कैपिटल ए एक सेट है और उसके एलिमेंट सपोज 1 2 3, ये उसके एलिमेंट्स हो। ठीक है, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन भी दो टाइप का होता है, उसको आगे मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि सेट जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं, जैसे कि कैपिटल एन ये होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इंटीजर -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5। रैशनल मतलब ऐसे सारे नंबर जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। √2 √3 ये सारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। पाई भी इरैशनल नंबर होता है। कैपिटल आर ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं वो रियल नंबर, या वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो रियल नंबर होते हैं। रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर है। जेड प्लस, प्लस लग गया मतलब पॉजिटिव। जेड मतलब क्या, इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर। क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये आपको नोटेशंस पता होने चाहिए, क्वेश्चंस में ये नोटेशंस यूज होंगे इसलिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है रोस्टर या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ये प्रिंसिपल, अगर ये एक वर्ड है तो उनके लेटर का जो सेट बनेगा, अगर उनके लेटर्स को मैं कॉमा करके लिख दूं एलिमेंट वाइज कर्ली ब्रैकेट्स अंदर, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये भी, तो ये सारे के सारे जो है टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है सेट्स के। लेकिन अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए सेट्स के बारे में बताऊं तो वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि यहां पर देखना, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स मतलब कोई भी एक एलिमेंट है, सच दैट, इस कोलन का मतलब होता है सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो यहां पर उसने क्या बताया, डिफाइन किया है कि एक्स एक लेटर है जो कि प्रिंसिपल इस वर्ड के अंदर आता है। उन सारे एक्स का सेट, उन सारे वैल्यूज का सेट, तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये दो फॉर्म्स है रिप्रेजेंटेशन के। या फिर अगर मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, it is a set of all x such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 0। तो ये एक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी +3 और दूसरी आएगी -3। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? नोट मत करो, ये सारी चीजें तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दूंगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने पे ध्यान दो। इसको रीड कैसे करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स की जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर ये चीज सबको? ओके, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया दोनों टाइप का। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। ये भी यूजफुल होगा, अभी थोड़ा कम, लेकिन प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट, ऐसा सेट जो खाली है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो 5 का मतलब होता है सेट ऑफ नथिंग, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्लियर ये चीज? फिर होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट जिसमें एलिमेंट फाइनाइट हो,
फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 वाले ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 और 3, ये दो होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सारे ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट होंगे फाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स मतलब नाम से क्लियर है, अगर कोई दो सेट में सारे एलिमेंट एक जैसे हो तो उसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। पहले कुछ अभी मैंने जो एग्जांपल दिए ये इक्वल सेट्स के ही एग्जांपल है। ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों इक्वल है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट को भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, प्रोबेबिलिटी के एक एग्जांपल से बताता हूं। प्रोबेबिलिटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज जो डिफाइन की जाती है वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मैंने एक डाइस को रोल किया तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे उसको हम एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे, जिसको यूजुअली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे क्या हो जाएंगे? उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ये चीज पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। अब अगर मैं एक नया सेट डिफाइन करता हूं, सेट ए, जिसके की एलिमेंट्स है इवन आउटकम्स। इवन आउटकम्स मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 6। तो ए के सारे एलिमेंट एस के अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ए जो है वो एस का सबसेट है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन यूज किया जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ एस। क्या ये चीज समझ में आई? ए के सारे एलिमेंट एस में आ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब अगला चीज है इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2-3 चैप्टर्स में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। ये आर का क्या मतलब है? रियल नंबर। तो इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर मतलब एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये समझते हैं। तो देखो, रियल नंबर मतलब क्या है? वो सारे नंबर्स का सेट जो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आते हैं, एक रियल नंबर लाइन में आते हैं। उसके बीच में क्या आएगा? सेंटर पे क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर ये चीज? अब अगर मैं एक एक पार्ट ले रहा हूं इस लाइन का, सपोज मैं यहां 0 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स के सेट को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इस तरह से लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 5, इस तरह से लिख सकता हूं। लेकिन ये इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन है। x वो सारे नंबर्स का कलेक्शन है जो 0 से 5 के बीच में है, लेकिन इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि अभी आपने x की प्रॉपर्टी नहीं बताई, वो रियल नंबर है कि नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, वेयर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब वो किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ x बिलोंग्स टू r की जगह पे x बिलोंग्स टू n होता, तो x की वैल्यू क्या क्या होती? 1 2 3 4 5, ये सारी होती। लेकिन अगर x बिलोंग्स टू n की जगह पे x बिलोंग्स टू r है, तो मतलब ये 0 से लेके 5 के बीच में सारे रियल नंबर आएंगे, 0.1 0.2 ये भी आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इस केस में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पूरे नंबर लाइन के बीच वाले नंबर्स को या बीच वाले पोर्शन को हम इस तरह से शेड कर देते हैं। और यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब इक्वल टू है, इंक्लूडेड है, इसलिए यहां पर दोनों पे इस तरह का बबल बनाते हैं। ये चीजें हमने 11th में भी पढ़ी थी और 12th में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0,5, जिसमें 0 इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट्स का अपना अपना रोल होता है। जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो रही है, कंसीडर हो रही है, और इसके बीच के सारे नंबर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और अगर मान लो ऐसा वाला ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है 0,5, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है, लेकिन 0 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। और अगर ऐसा वाला ब्रैकेट है 0,5, तो इसका क्या मतलब होगा? सिर्फ 0 और सिर्फ 5। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो सारे ब्रैकेट की मीनिंग आपको समझनी है। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा था? इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर की। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे पावर सेट। पावर सेट उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सल सेट भी फिलहाल यूज नहीं होगा, तो उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में ये दोनों सेट्स काफी यूजफुल है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा होता है एग्जॉस्टिव। किसी को पता है क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव? किसी को नहीं पता ऑनलाइन में? ओके मैं बताता हूं, सुनो यहां पर ध्यान दो। मान लो आपने एक डैश को रोल किया, डैश को रोल किया तो आउटकम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम आएंगे आपके। ठीक है, अब इसमें अगर मैं दो सेट क्रिएट करता हूं, सेट ए जो कि इवन नंबर से 2 4 6 ये इवन नंबर से, सेट बी ऑड नंबर्स का सेट है, इसके एलिमेंट है 1 3 5। समझ में आया? ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट जिसमें कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। समझ में आ गया ये चीज, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह से बोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है, एम्प्टी है। सो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं? ऐसे दो सेट्स जिनका यूनियन लेने पे यूनिवर्सल सेट मिल जाए, उसको एग्जॉस्टिव सेट्स बोलते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं, दोनों को मिला देता हूं, दोनों के एलिमेंट्स को मिला देता हूं, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 ये पूरा बन जाएगा। ये पूरा का पूरा मतलब सैंपल स्पेस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव सेट्स बोलते हैं। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशंस पे। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, ये दो तो अभी मैंने यहीं पर क्लियर कर दी। संजय तुम्हारे लिए बता रहा हूं, स्पेशली ध्यान देना। ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना दोनों सेट में। तो दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? एम्प्टी आएगा। क्लियर ये चीज? ये यूनियन का सिंबल होता है। यूनियन मतलब दोनों को मिला के नया सेट बना देना, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, मिलाएंगे तो ये बनेगा। तो ये दो ऑपरेशन हो गए, यूनियन और इंटरसेक्शन। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा, या बताओ एग्जांपल के थ्रू? क्लियर है? बता दूं एक बार। मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है सपोज 3 4। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या बनेगा ये सेट? बताओ। 1 2, ये कॉमन सेंस है। ए के वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि बी के अंदर आ रहे हैं, तो ए माइनस बी मिल जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो जैसे कि ए अगर एक सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके एलिमेंट क्या बनेंगे? उसके एलिमेंट बनेंगे यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो। तो अगर अभी हमारा यूनिवर्सल जो है वो डायस को थ्रो करने पे जो एलिमेंट आए वो यूनिवर्सल है, मतलब अगर मान लो ये यूनिवर्सल ले रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 से लेके 6 के बीच के सारे एलिमेंट में से ये हटा दो, तो क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? 5 5 and 6 6। बच जाएगा। करेक्ट, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हो गई? फिर उसके बाद आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। अब यहां से थोड़ा थोड़ा हम उस फ्लो पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो सेट का प्रोडक्ट जो होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या होता है? मान लो अगर आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है सपोज ए बी सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी दो सेट्स का प्रोडक्ट, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका प्रोडक्ट लेने में आपको क्या मिलेगा? इसका प्रोडक्ट लेने में आपको एलिमेंट मिलेगा 1 ए, 1 बी, 1 सी। फिर उसके अंदर मिलेगा 2 ए, करेक्ट, यस, 2B 2 सी, 2C। करेक्ट। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? सेट ए के एलिमेंट को, एक एलिमेंट को उठाओ, और सेट बी के एक एक एलिमेंट को एक साथ लिख दो। फिर सेट ए के नेक्स्ट एलिमेंट को उठाओ और बी के सारे एलिमेंट को लिख दो। समझ में आया कि नहीं? ये जो यहां पर आपको जो एक एक एलिमेंट मिल रहा है इस सेट के अंदर, वो पेयर के फॉर्म में है, जो स्मॉल ब्रैकेट में 1 ए, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ गया ये चीज? अच्छा, अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे, बी क्रॉस ए लेंगे तो हम बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, जैसे कि a,1 पहले आएगा, a,2 उसके बाद आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बी के एलिमेंट पहले लिखाएंगे, अगर बी क्रॉस ए है तो ए क्रॉस बी है तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्या है ये चीज समझा दी, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? जब उन दोनों के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम होंगे। जैसे कि x, y इज इक्वल टू 2, 3 है, तो इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं। क्लियर ये चीज? अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट ध्यान देना।
एन ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो कोई भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जितने ए में है और जितने बी में है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ए में 2 एलिमेंट थे, बी में 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे, 2 इंटू 3। क्लियर हुआ ये चीज सबको? फिर आते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पे। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे कि ए क्रॉस बी लिया, अब अगर मान लो मैं थर्ड सेट सी भी डिफाइन कर देता हूं, सेट सी का एलिमेंट है एक्स, तो ये एक्स भी इसमें आ जाएगा। फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अभी 2 एलिमेंट है, वो थर्ड एलिमेंट भी उसमें आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, आर क्रॉस आर और ट्रिपल आर। ये ट्रिपल आर क्या है? ट्रिपल आर अभी जो मूवी आई थी वाला नहीं है, ठीक है? ये आर क्रॉस आर पहले समझ लेते हैं। 2 डायमेंशनल स्पेस पे क्या होता है, 2D पे 2 एक्सेस होते हैं, ठीक है? जैसे कि यहां पर देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है ये सारे एक रियल नंबर का सेट है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। वाई एक्सिस भी सारे रियल नंबर का सेट है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और ये पूरे के पूरे एक 2D स्पेस को, 2 डायमेंशनल स्पेस को मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें हर जगह पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, जिसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक्स और वाई दोनों एक रियल नंबर होंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक रियल नंबर और दूसरे रियल नंबर का जो क्रॉस होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जिससे आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और हर एक पॉइंट जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो यही है आर क्रॉस आर। और वही आर क्रॉस आर में ये 2D की जगह 3D हो जाएगा, थर्ड एक्सेस आ जाएगा, जेड एक्सेस। क्लियर ये चीज? तो एक्स वाई जेड तीन तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने की। दैट्स इट। ठीक है? अब यहां पर रिलेशन डिफाइन होता है, ये भी क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है रिलेशन, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन को शॉर्ट में अगर बोले तो ए क्रॉस बी मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट को रिलेशन बोला जाता है। ठीक है? जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ये ए क्रॉस बी मिला। अगर मैं इसका एक सबसेट ले लूं, इसके कुछ कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके बस उसी को लिख दूं, जैसे कि 1A और 1A और 2B, बस इन दोनों को ले लेता हूं। ठीक है? मैंने सिर्फ 1, A और 2, B इन दोनों एलिमेंट को लेके एक नया सेट बना दिया। ठीक है? तो ये जो नया सेट बना, ये ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलेशन बोल देंगे। और ये रिलेशन किसका है? ये रिलेशन पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ है। अब वो रिलेशन डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है? तो पहली चीज हमको ये समझ में आ गई कि रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। ठीक है? ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन 1 मार्क्स के लिए आ सकती है ना, शॉर्ट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स के आएंगे तुम लोगों के, इसलिए ये सारी चीजें ध्यान से समझना है। The first element of ordered pair is called pre-image, and the second element of ordered pair is called image of the first element. इसका मतलब क्या है? अगर एक ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखता है, जैसे कि यहां पर दिखा 1A, तो 1 को हम बोलेंगे प्री इमेज और A को बोलेंगे इमेज। क्लियर हुआ ये चीज? तो 1 प्री इमेज है और A उसकी इमेज है। ओके। इसके बाद आते हैं द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर, अब देखो यहां एक और चीज ध्यान में रखना है, ये जो आर है ना, अब इसकी डबल मीनिंग हो जाएगी। डबल मीनिंग कैसे? अब इस आर का एक मीनिंग होगा रियल नंबर का सेट, और एक आर का रिप्रेजेंटेशन होगा रिलेशन। तो रिलेशन को भी कई बार आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर रिलेशन बोल रहा है तो वहां मेंशन करेगा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। तो ये डोमेन डिफाइन कर रहा है कि डोमेन क्या होता है। अगर दो सेट्स के बीच में रिलेशन है, दो सेट के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में, दो सेट के बीच में रिलेशन है, तो जितने भी पहले वाले एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है? वो चीज वो वहां पर बता रहा है। और जो सेकंड वाले एलिमेंट का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेंज। आगे और डिटेल में उसको फिलहाल हम देखने वाले हैं एक एग्जांपल के थ्रू।
ठीक है, तो यहाँ डोमेन और रेंज इसने डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन बाद में डिस्कस करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखने के पहले रिलेशन जो है उसको भी एक्चुअली दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करते थे वैसे इसमें भी होगा, कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, और एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस एग्जांपल से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सामने क्या लिखा हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ ए एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये उसके एलिमेंट्स है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो रिलेशन जब भी डिफाइन होगा वो दो सेट्स के बीच में डिफाइन होगा। तो ये भी दो सेट कौन से हैं, पहला सेट ए है और दूसरा भी ए है। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ध्यान से समझना, बहुत जगह आपको बुक में लिखा हुआ दिखेगा, आर फिर कोलन ए टू ए। मतलब ये रिलेशन कौन से सेट से कौन से सेट तक है या किसके बीच में, ये वो डिफाइन कर रहा है। आर इज इक्वल, R is a set of all x comma y। मैं क्या रीड कर रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। R is a set of all x comma y such that y is equal to x plus 1। ये जो है ये उस रिलेशन को रिप्रेजेंट किया है उसने सेट बिल्डर फॉर्म में। वो बोल रहा है कि R जो रिलेशन है वो सारे एक्स वाई का सेट है, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर रहा है और एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। इस रिलेशन को एरो डायग्राम से शो करो। तो यहां पर एरो डायग्राम से शो करने के लिए हम सबसे पहले सेट ए बनाएंगे, यहां पर भी ए बनाएंगे क्योंकि रिलेशन ए से ए के बीच में। ठीक है, अब सेट ए के एलिमेंट को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। यहां भी सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो ये वाला है, इसका एलिमेंट है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है मतलब y ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड, वो यहां पर है। अब y और x के बीच में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा 4, 4 रखोगे तो आएगा 5, 5 रखोगे तो क्या आएगा 6। लेकिन x की वैल्यू जब आप 6 रखोगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। लेकिन 7 जो है वो इसका पार्ट ही नहीं है, इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके लिए कोई इमेज नहीं होगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये सारी तुम्हारी क्या है, प्री इमेजेस, और ये तुम्हारी क्या है, इमेजेस। समझ में आ रहा है? ये सेट ए से सेट ए के बीच में रिलेशन इस तरह से, इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरो डायग्राम से इस रिलेशन को दिखा दिया। अब उसके बाद बोल रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। अब एरो डायग्राम से ही हम इसी रिलेशन को जो कि पहले सेट बिल्डर फॉर्म में था उससे हम उसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, देखो 1 का किससे रिलेशन है, 2 से, तो 1 2, 1 2 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 2 का किससे, 3 से, तो 2 3, 3 4, 4 5, 5 6। इस तरह से हमने एलिमेंट को लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो ये भी रिलेशन का दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे समझ में ये चीज? अब आते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब जितने भी पहले आने वाले एलिमेंट है ना उनका जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो अगर यहां पर हमको डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन, रिलेशन का मतलब कैपिटल आर, यहां पर उसका नोटेशन है, इज इक्वल टू, अगर पूछता है कि इसका कोडोमेन रेंज क्या है, रेंज क्या अगर पूछता है तो रेंज, करेक्ट, रेंज ऑफ आर। रेंज मतलब जो बाद में आने वाले एलिमेंट है उनका सेट, 2 3 4 5 6, जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के उनका सेट जो होता है दैट्स कॉल्ड रेंज। तो यहां पर इसका रेंज क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? ठीक है, अब थर्ड चीज आती है कोडोमेन, कि कोडोमेन क्या है। तो जितने भी इधर वाले एलिमेंट है, मतलब जो भी टारगेट सेट है, जो भी बाद में आ रहा है वाला सेट है, उसके सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोल दिया जाता है। समझ में है? तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमने दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन देख लिए रिलेशन को शो करने के, एरो डायग्राम भी देख लिया, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। क्लियर? ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? वंशिका, वरुणी कंफर्म करो। Yes, ma'am.
यस। ओके। अच्छा, इसके पहले तक की जितनी भी सारी चीजें थी ना, उनमें वो मैंने क्लास 11 की समरी से लिया था। अब यहां से ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये आपकी 12th की बुक में, ठीक है। तो 12th की बुक में एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है, फिर से वो रिलेशन बताता है, एक बार एक्सप्लेन करता है, तो एक बार समझ लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो ए किसका सेट है? किसका सेट है बोलो? क्लास 12th के स्टूडेंट्स का सेट है। और बी किसका सेट है? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए और बी के बीच में, ए और बी मतलब कि क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। पहला क्या लिखा है? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, यहां ए और बी के बीच में रिलेशन है। बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा है। यहां रिलेशन क्या बोल रहा है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये हो सकता है कि अगर कोई 12th में है और कोई 11th में है, तो उन दोनों में कोई भाई हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई एलिमेंट हो सकता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और दूसरा क्या हो सकता है? ए कॉमा बी विच बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये भी हो सकता है, ठीक है। भाई 11th में, सिस्टर 12th में, इस टाइप का। फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस, ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। ये भी हो सकता है एक रिलेशन की ए की एज बी से ग्रेटर हो। फिर और क्या रिलेशन हो सकता है? ए कॉमा बी belongs to A cross B, total marks obtained by A in the final examination is less than the total marks obtained by B in the final examination, ये हो सकता है। तो इस तरह से काफी तरह के रिलेशन निकल सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th के, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है जिसको आपको ध्यान देना है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है? रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। यहां आर का मतलब रिलेशन आर है, ठीक है। we can say that A is related to B under the relation R, and we write this, and we can write this A capital R B, ठीक है। अब इसको समझो, जैसे कि पहले केस में क्या, ब्रदर ब्रदर रिलेशन था हमारा, तो A इज ब्रदर ऑफ बी, इसका ये मतलब होगा ए आर बी, और जो भी कुछ रिलेशन हो उसके अकॉर्डिंग ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन हुआ। क्लियर ये चीज? तो ये सबसे पहले आपकी बुक में फर्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ रिलेशन। तो यहां से आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन समझना है। तो क्या क्या होते हैं टाइप ऑफ रिलेशन? तो सबसे पहले क्या बोला है? ये तो पूरी थ्योरी है। हाँ, वी नो दैट, यहां से समझो, वी नो दैट रिलेशन इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है। दस द एम्प्टी सेट फाई एंड ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम्स रिलेशन। एक्चुअली ना क्या बता रहा है इसमें, इसमें ना दो टाइप के रिलेशंस को डिफाइन किया है आपकी बुक में, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 पे। और ये दो टाइप के जो रिलेशन है, फर्स्ट जो डेफिनेशन 1 है उसमें उसने एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन किया है, और सेकंड डेफिनेशन में इसने यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन किया है। जैसा कि एम्प्टी सेट होता था, अगर कोई भी सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं तो एम्प्टी सेट, और अगर किसी भी रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी रिलेशन होगा। वैसे ही यूनिवर्सल सेट के जैसा ही यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर उसने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इस चीज को छोड़ देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने, अगर आपको शॉर्ट में देखना है कि क्या है, अगर किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं हो, मतलब वो नल सेट हो, तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा। और अगर किसी रिलेशन के जो एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, तो वो जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू बताया, अगर उसको समझना है तो ये एग्जांपल बेटर होगा। एग्जांपल 1 जो गिवन है एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को, क्या लिखा है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। तो ए क्या है? सारे स्टूडेंट्स का सेट है जो कि एक बॉयज स्कूल में है, ठीक है। शो दैट रिलेशन आर इन ए गिवन बाय दिस। तो रिलेशन आर यहां पर उसने कैसे डिफाइन किया है? रिलेशन आर
ए और बी के बीच के वो रिलेशन है कि ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर वो बॉयज स्कूल है तो ऑब्वियसली ए बी की सिस्टर हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों बॉयज होंगे। क्लियर ये चीज? तो इस केस में इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। समझ में आ गया ये चीज? अब उसके बाद क्या लिखा है? आर डैश, ये एक नया रिलेशन का नाम है। इस डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इस डैश का मतलब एक नया नाम दे दिया उसने, नया रिलेशन। आर डैश इज ए सेट ऑफ ए बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो ए और बी ये दो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम है। 3 मीटर मतलब बहुत बड़ा होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई दो स्टूडेंट्स की हाइट का डिफरेंस लोगे तो कितना जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 50 सेंटीमीटर या और उससे वो कम ही होगा या ज्यादा होगा, लेकिन 3 मीटर से ज्यादा तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आर डैश के अंदर सारे के सारे बॉयज आ जाएंगे, ए कॉमा बी सारे आ जाएंगे। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? एक एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन आर में ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर ये चीज? तो ये एक एग्जांपल के थ्रू इसने एक्सप्लेन किया है। अब ये है डेफिनेशन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेफिनेट क्वेश्चन जिसमें से आएगा एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा इसमें से क्वेश्चन। क्या है? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन को हम इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते, या तीनों में से, ये बोलना गलत है, तीनों में से रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव ये होगा अगर वो किस कुछ कंडीशंस जो गिवन है उसको फॉलो करेगा तो। ठीक है? तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ a comma a belongs to r, for every small a belongs to set a, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है? मैं इसको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास सेट a है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ठीक है? ये सेट ए के एलिमेंट्स है, और एक रिलेशन है रिलेशन आर जो कि डिफाइन है ए टू ए रिलेशन आर डिफाइन है ए टू ए। ध्यान से सुनो, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि इसी को बोलते हैं रिलेशन आर इन ए सेट ए। इन ए सेट ए का मतलब ए से लेके ए के बीच में डिफाइन है। ठीक है? तो उस केस में जो रिलेशन आर के एलिमेंट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? वो 1, 1, 2, 1, 2, 2, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 3, 3, और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से पता चलेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ऐसे बहुत सारे, उसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे और उसके हिसाब से रिलेशन आर डिफाइन होगा। क्लियर ये चीज? अब अगर ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि सेट ए के सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट मतलब सेट ए का एलिमेंट 1 क्या है? 1, उसका रिफ्लेक्स है 1, 1 है। सेट ए का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, उसका रिफ्लेक्स भी अगर है 2, 2 है। और सेट ए का थर्ड एलिमेंट क्या है? 3, उसका भी रिफ्लेक्स अगर 3, 3 है। अगर ये तीनों चीजें यहां पर है तो ये रिलेशन आर कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? लेकिन अगर मान लो ये वाला एलिमेंट नहीं होता, 1, 1 होता, 2, 2 होता, लेकिन 3, 3 नहीं होता, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर स्टेटमेंट। अगर जिस सेट पे वो रिलेशन डिफाइन है उस सारे एलिमेंट का सेम रिफ्लेक्स आपको मिल रहा है ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर किसी भी एक का भी नहीं मिलता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस? ऑनलाइन में भी सबको क्लियर? ये कंफर्म करो। यस सर। ओके, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर A1 A2 रिलेशन में है, इट इंप्लाइज दैट A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो यहां चेंज हुआ, A1 A2 रिलेशन में है, A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या? अगर रिलेशन में एक एलिमेंट 2, 1 है तो इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? 1, 2 होगा। समझ में है कि नहीं? अगर 2, 1 है और 1, 2 नहीं है तो ये नॉन सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर 2, 1 है और 1, 2 भी है तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये क्या हुआ वेदांश? क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट समझना।
अगर मान लो 1-2 रिलेशन में है, A1 A2 रिलेशन में है, 2-3 भी रिलेशन में है, A2 A3 रिलेशन में है, और 1-3 ये वाला भी एलिमेंट अगर रिलेशन में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मान लो कोई रिलेशन आर के एलिमेंट्स हैं 1,2 2,3, बस ये दो एलिमेंट है इसमें, 1,2 है और 2,3 है, समझ में आ रहा है? तो 1-2 वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, 2-3 वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में इन दोनों को हटाने के बाद क्या बचा, 1-3 बचा। 1-3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर वो करेगा तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर 1-3 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? तो ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे आपको धीरे धीरे क्लियरिटी उसमें आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, वंशिका, वंशिका और वरुणी, आप तीनों को भी क्लियर ये? यस सर। हम्म, नहीं होगा, नहीं होगा, ये आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में घूम रहे होंगे, जैसे जैसे हम एग्जांपल करेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी बुक ओपन करो, और यहाँ पर अब हम वो सारी चीजें क्लियर करेंगे कि क्या होगा, कब सिमेट्रिक होगा, कब रिफ्लेक्सिव होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले हेडिंग पढ़ लो, तो सब हेडिंग पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें से ना क्रॉप नहीं हो रहा, ठीक है चलो। क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है इनमें से सारे जो रिलेशंस गिवन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, मतलब है या नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट यहां पर आपको सबसे पहले सेट ए गिवन है, सेट ए, और उसके एलिमेंट क्या है, सेट ए के एलिमेंट 1 से लेके 14 तक। तो ये लिख लो पहले अपनी कॉपी में, 1 2 3 ऐसा करते हुए कहां तक है, 14 तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इन सेट ए, ये लिखा हुआ है रिलेशन आर इन सेट ए। ये जो चीज लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है रिलेशन आर जो है वो डिफाइन है ए से लेके ए के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं, ए से लेके ए के बीच में। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज को भी क्लियरली लिख देते हैं, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड एज दिस, तो ये उसकी डेफिनेशन है, तो इसको भी लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, आर इज अ सेट ऑफ ऑल, आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह से ये डिफाइन है। ठीक है, नोट किया सबने, ये चीजें लिख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप सबसे पहले तो ना पहले रिलेशन को लिखोगे टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि अभी रिलेशन कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो रिलेशन आर के एलिमेंट क्या होंगे, उसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, वो लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, देखो उसके लिए हम सबसे पहले ना एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई वो एलिमेंट्स है, और दोनों के दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स इससे बिलोंग कर रहा है और वाई इससे बिलोंग कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, इससे बिलोंग कर रहा है मतलब एक्स की वैल्यू 1 से लेके 14 है, और वाई की वैल्यू भी 1 से लेके 14 है, इसका यही मतलब हुआ। तो हम इस रिलेशन को उठा के लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, यही होगा। अब x सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो x की जगह पे 1 डालो, x की जगह पे 1 डालो तो y क्या मिलेगा, 3। x की जगह पे फिर अगली वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे तो y क्या मिलेगा, 6। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या डालेंगे, 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 9। x की 9। नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 12। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या डालेंगे, 5, तो y क्या मिलेगा, 15। 15। लेकिन y 15 नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y a से बिलोंग करता है और a 14 भी तो तक ही 15 है। है। यस, करेक्ट। ठीक है, तो इस रिलेशन R के जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होंगे? पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 3, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा 2 6, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा 3 9, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा 4 12। दैट्स इट, खत्म। समझ में आई ये चीज? अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इस रिलेशन का डोमेन क्या है? 1 2 3 4। करेक्ट। इसका रेंज क्या है? 3 6 9 3 6 12। 9 12। करेक्ट, ठीक है। अब कोड डोमेन क्या है? ये पूरा का पूरा कोड डोमेन है। ये सब पुरानी चीजें फिर भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ, तो फर्स्ट वाला तो पूरा 1 2। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डोमेन जो होता है वो प्री इमेजेस का सेट होता है। प्री इमेजेस मतलब ये डोमेन होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मतलब नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन देखो 11th तक जब हम पढ़ते थे ना, तब तक को डोमेन डोमेन जो होता था वो यही होता था, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेट है। और अभी अगर हम टाइप ऑफ रिलेशन पे जब चेक करेंगे ना, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने पुरानी चीज पूछ ली। एक काम करना, और भी कुछ डाउट हो गया क्लास के बाद पूछना, ठीक है। इस चीज पे मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डोमेन को डोमेन रेंज ये एडिशनल पार्ट है। ये वो आपके कॉम्पिटिटिव के काम आएगा, अभी इसमें 12th में काम नहीं आएगा, ठीक है। 12th में क्या काम आएगा? अभी जो चीज मैंने बताई ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली। तो रिफ्लेक्सिव क्या था? रिफ्लेक्सिव क्या था? ए कॉमा ए रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ए कॉमा ए देखते, ए कॉमा ए का मतलब 1 1 आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर से बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर, सिंस करके लिखना, सिंस 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। दैट्स इट। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो हमने रिफ्लेक्सिव पहले देख लिया। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी है? फिर क्या देखना है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहां पर देखते हैं, हमारे पास 1 3 है, ठीक है। 1 3 रिलेशन आर में है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। बट 3 1 क्या रिलेशन में है? नहीं है। तो 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आई ये चीज? हम्म। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव की कंडीशन देखो, देखो मैंने बताया जैसे ये हमको पहला मिला 1 3, 1 3 मिला। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई सा सेट है क्या? कोई सा ऑर्डर्ड पेयर है क्या? है, 3 9। तो 1 3 है, 3 9 है, तो क्या होना चाहिए? 1 9 भी होना चाहिए। लेकिन 1 9 है क्या इसमें? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 3 बिलोंग्स टू आर and 3 9 belongs to R, but 1 9 not belongs to R, therefore R is not transitive। ट्रांजिटिव, तो इसलिए R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें अब हमको हाईलाइट कर देनी है। तो ये रिलेशन जो है ये तीनों तरह में से किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉलो करता। क्लियर ये चीज सबको? वंशिका, वंशिका, वरुणी, आप तीनों को भी समझ में आ गया ये? यस। यस सर। ओके।
आगे बढ़े अब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है, रिलेशन आर इन सेट एन। कौन सा सेट है, सेट एन। सेट एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड लाइक दिस, इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, और आपको चेक करना है वो तीनों में से कौन सी कैटेगरी में। तो सबसे पहले लिख लो इस क्वेश्चन को, सेट आर। तो ये क्वेश्चन वन का सेकेंड पार्ट है ना, क्वेश्चन वन का सेकेंड पार्ट। रिलेशन आर किस पे डिफाइन है, एन पे डिफाइन है, ऑन सेट एन। तो एन टू एन के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन आर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आर इज अ सेट ऑफ ऑल x comma y such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5, ये लिख दिया। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x and x is less than 4, x is less than 4, ये लिखा हुआ है। तो हमने एज इट इज पहले तो क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा करके एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू कहां से है, x की वैल्यू n नेचुरल नंबर से। तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो x की वैल्यू डालो 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6. 6 आएगी। तो 1 x 1 डाला तो y क्या मिला, 6। x की नेक्स्ट वैल्यू डालो 2, तो y क्या आएगा, 7। x की नेक्स्ट 7. वैल्यू डालो, y क्या आएगा, 8. 8। करेक्ट। x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है x लेस देन 4 होना चाहिए। तो बस इतना ही होगा। तो ये रिलेशन R के एलिमेंट हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक है क्या, नहीं। क्यों नहीं No, है, sir. क्योंकि 1 6 है बट 6 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं ये बताओ, हाँ बताओ, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। नहीं होगा। ट्रांजिटिव एक्चुअली में ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये बोलती है कि अगर, सुनो मेरी बात ध्यान से, कंफ्यूजन क्लियर होना, अगर A1 कॉमा A2 रिलेशन R में है, इसी में ट्विस्ट है ना, एंड A2 कॉमा A3 रिलेशन R में है, A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, देन A1 कॉमा A3 ये भी रिलेशन R में होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है if these two conditions are there then this condition must be satisfied। ये दोनों कंडीशन अगर है तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मान लो सिर्फ पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है ही नहीं, दूसरी कंडीशन अगर है ही नहीं तो भी हम उसको ट्रांजिटिव लेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो जैसे कि यहां पर 1 6 है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट है क्या, नहीं। 2 7 है लेकिन 7 से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट है क्या, नहीं। 3 8 है लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट है क्या, नहीं। मतलब पहली कंडीशन तो है लेकिन दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो उस केस में हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ट्रांजिटिव कंसीडर करेंगे। समझ में आया। ट्रांजिटिव में ही थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो भी ऐसे वाले केस में जब आपको ये सेकंड वाला कंडीशन ही एग्जिस्ट ना करते हुए दिखे। ठीक है, ओके। वंशिका और वरुणी, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन, कुछ पूछना है तो एक बार पूछो, समझ में आया तो बताओ। हम्म। तो आप Sir, थर्ड के लिए अगर सेकेंड कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो इफ वाली कंडीशन ही नहीं है तो ट्रांजिटिव माना जाएगा। मतलब ट्रांजिटिव टेस्ट ही नहीं हो सकता उस केस में, ट्रांजिटिविटी टेस्ट ही नहीं हो सकती, तो उसको उसको ट्रांजिटिव कंसीडर कर लिया जाता है ये। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हमारा आंसर क्या होगा, एन आर मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, एन एस मतलब नॉट सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव, तो इसके लिए टी लिख देता हूं।
क्लियर ये चीज? बाकी स्पेस छोड़ दो, आराम से डिटेल में लिखना, ठीक है? जैसा लिख, अच्छा डिटेल में क्या लिखना है पता है? इसमें डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, डिटेल में आपको सिर्फ ये कंडीशन लिखनी है, दिस इज नॉट ट्रू hence it is not reflexive, this is not true hence it is not symmetric, this does not exist hence it is transitive, इस कंडीशन में, ठीक है? आपको डेफिनेशन लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए क्या? क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड पे जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं, ध्यान दो इधर, स्पेस छोड़ दो अगर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट 1 से लेके 6 है और इस तरह से डिफाइन है। तो पहले ये सारी चीजें तो लिख लो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है? यहां पर सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और रिलेशन आर डिफाइन है ए टू ए, ए टू ए, और रिलेशन आर की जो डेफिनेशन है, आर इज अ सेट ऑफ ऑल, आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय एक्स। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्त है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो इधर हो गया, यहां तक सबने नोट कर लिया? अब रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा? y x से डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। तो 1 से कौन कौन डिविजिबल है इनमें से? सारे। तो 1 2 आएगा इसमें, 1 3 आएगा इसमें, अच्छा 1 1 भी तो आएगा ना, 1 1 मैंने मिस कर दिया, 1 1 भी आएगा, और 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 6 भी आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ये सब आएंगे। अब x की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? 2। तो कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं? 2 2 आएगा, 2 2 2 4 करेक्ट, 2 6 करेक्ट, ये आएंगे। फिर x की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? 3, तो क्या क्या आएगा? 3 3 and 3 6 करेक्ट, 3 3 3 6। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेंगे? 4, कौन कौन सा आएगा? बस 4 4 4 आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 5 6 6, 6 ठीक है, 6 करेक्ट, ये हो गए। अब आप पहली चीज चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है। तो सब आ रहे हैं, सबका रिफ्लेक्स है, तो आप रिफ्लेक्सिव लिखोगे। उसको लिखोगे कैसे प्रॉपरली, वो चीज समझना। आप ये लिखोगे इस तरह से, यहां पर लिखोगे ये। इसका मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? इस सिंबल का मतलब किसको पता है? फॉर ऑल, फॉर for ऑल, all फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट A, मतलब x और y की वो सारी वैल्यू जो A से बिलोंग करती है, मतलब इन सब के बारे में बोल रहा है, ठीक है? यहाँ x कॉमा y नहीं लिखना चाहिए यार, इसको मैंने थोड़ा सही नहीं लिखा। फॉर ऑल x y की जगह A लिख दो। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, A मतलब ये इसका कोई भी एलिमेंट है A। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब A कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, और उन सारे एलिमेंट के लिए उनका रिफ्लेक्स रिलेशन R में है। therefore therefore R is reflexive, इसलिए R जो है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर ये चीज? अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने देखा 1 2 है, तो क्या 2 1 होगा? नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 1 not belongs to R, therefore R is not symmetric, इसलिए R जो है वो सिमेट्रिक
नहीं होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब आप इसको ना इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो देखो, y और x है, ठीक है, अगर मैं x और y को रिप्लेस कर दूं तो भी क्या ट्रू होगा? क्या हर वो नंबर जो x जो पहले वाले नंबर से डिविजिबल है उसका रिवर्स भी उससे डिविजिबल होगा? ऐसा ट्रू नहीं होता ना। जैसे 5 इज डिविजिबल बाय 5, नहीं, कुछ और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर? तो वो चीज तो हमको स्टेटमेंट से ही समझ में आ रही। ट्रांजिटिव के लिए समझते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए देखो, जैसे 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा है? 2 2, 2 4, 2 2 6, है ना? 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए। 2 और 2 को काट दो, क्या होना चाहिए? 1 2 है वो तो। समझ में? फिर 1 2 है, 1 2 है, 2 4 है, तो 2 और 2 को काट दो तो 1 4 होना चाहिए, वो भी है। ठीक है? फिर देखो 1 2 है और 2 6 है, तो 2 और 2 को काट दो, 1 6 होना चाहिए, वो भी है। ठीक है? ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए चेक करो। फिर 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 3 3, 3 और 3 को हटा दो तो 1 3 है। 1 3 है, 3 6 है, तो 1 6 होना चाहिए, है वहां पर। ठीक है? फिर उसके बाद 1 4 है, 4 4 हटा दो तो 1 4 है। समझ में आ रहा है? तो हर एक एलिमेंट का उसके बाद काउंटर पार्ट वहां पर है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। आप ऐसे समझो कि अगर मान लो ए जो है वो डिवाइड हो सकता है बी से, बी जो है वो डिवाइड हो सकता है सी से, तो ए जो है वो सी से डिवाइड हो सकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि एक नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 30। 30 जो है वो डिविजिबल है 6 से, 6 जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो 30 भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। समझ में है कि नहीं? तो अगर ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या है? एग्जिस्ट करेगा। तो बस वही चीज यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे फॉर ऑल, फॉर ऑल a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, for all a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, a comma c implies a comma c belongs to r, therefore r is transitive। तो इसलिए r क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है पढ़ाने के लिए भी और समझने के लिए भी, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसमें लॉजिक है, लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, थोड़ा सा रूल है कुछ, उसको समझना पड़ता है। ठीक है? हाँ। हम्म। ए अगर रैशनल नंबर का सेट होता, हाँ, तो वो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक आएंगे बहुत सारे वैसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? किसके किसके स्कूल में ये वाला टॉपिक हो चुका है? तुम दोनों के में, तीनों के में हो चुका है, पढ़ा दी ये सब? और किसी के में हुआ है क्या? वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम लोग के स्कूल में ये टॉपिक हुआ है? नो सर। ओके। हाँ, तो समझ में आ गया अभी? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो यहां पर क्या लिखा है? रिलेशन आर इन सेट जेड। जेड मतलब क्या? इंटीजर्स का सेट। ठीक है? x माइनस वाई इज इंटीजर। अब मैं पेन यूज करने के लिए मना कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब ऐसे ही देख के बताओगे तुम लोग रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है? तो x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी दो नंबर ले लो, ठीक है, जो सेम हो, सेम हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होना चाहिए ना। ठीक है? ए कॉमा ए होना चाहिए। तो जैसे 1 1 ले लो, 1 और 1 का डिफरेंस क्या होगा? 0, वो इंटीजर है, तो 1 1 इस रिलेशन में होगा। 2 2 ले लो, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा, 6 6 भी होगा, सारे होंगे। तो इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं हम, फिर आते हैं हम सिमेट्रिक में। तो कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस ले लो, 1 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? -1 होता है, इंटीजर है वो। तो 1 2 इस रिलेशन में आएगा। 2 1 का डिफरेंस क्या होगा? वो भी इंटीजर है, तो वो भी इसमें आएगा। तो 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी क्या है?
आएगा ही इसमें। ऐसा सभी के लिए ट्रू होगा तो इसलिए वो सिमेट्रिक भी होगा। समझ में आएगी नहीं? अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए अगर 1,2 रिलेशन में आ रहा है क्योंकि वो उसका डिफरेंस क्या है, इंटीजर है। 2,3 भी रिलेशन में आएगा क्योंकि उसका भी डिफरेंस क्या है, इंटीजर है। तो 1 और 3 का भी डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो 1 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो ये जो रिलेशन है वो तीनों टाइप का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। समझ में आया? वंशिका, वंशिका, वरुणी, समझ में आया ये जो मैं बताया अभी? Yes, sir. ओके, अब आते हैं पीछे। यहां पर मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहां पर मैंने डेफिनेशन 4 छोड़ दिया था। डेफिनेशन 4 क्या है, पढ़ो। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई रिलेशन ये तीनों होता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? जैसे कि इस एग्जांपल में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं सिर्फ समझा रहा हूं ना, एक्चुअली बस समझो अब यहां पर। अब लिखने वाला काम कम करो, फंडामेंटल क्लियर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहां पर। रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो रिलेशन आर किस पे डिफाइन है, सेट ए पे डिफाइन है। रिलेशन आर है सेट ए पे डिफाइन, और सेट ए क्या है, सेट ए ह्यूमन बीइंग्स का सेट है एक पर्टिकुलर टाउन में। जैसे रायपुर में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो सेट है वो सेट ए है मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई वर्क एट सेम प्लेस। ये एक्स और वाई उन सारे एलिमेंट का सेट होना चाहिए जो कि सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। समझ में आए? तो अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, इसका मतलब एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो एक्स कॉमा एक्स क्या रिलेशन में होगा? यस होगा। मतलब मैं जहां पर वर्क करता हूं मैं वहीं पर वर्क करता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही मतलब हुआ ना एक्स कॉमा एक्स। ठीक है, तो सेम पर्सन वो सेम प्लेस पे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो एक्स कॉमा एक्स ये इसके लिए इस कारण से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? सिमेट्रिक होगा कि नहीं? अगर पर्सन ए पर्सन बी सेम जगह पे वर्क कर रहा है तो बी ए भी सेम जगह पे वर्क करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? होगा। अगर ए और बी एक ही जगह पे वर्क कर रहा है, बी और सी एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए और सी भी एक ही जगह पे वर्क करेंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, वंशिका, वंशिका, वरुणी, क्लियर? Yes, sir. ओके, अब सेकेंड पार्ट आप लोग आंसर करो। रिफ्लेक्सिव, संजय समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सिमेट्रिक होगा क्या? यस होगा। ट्रांजिटिव होगा क्या? यस ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में आ गया ना वो लॉजिक? क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं सी पे। इसका आंसर करना वंशिका, वंशिका या वरुणी, आप तीनों में से कोई एक बताओ मुझे, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? तीनों में से Yes, जो भी sir. आंसर कर रहा Reflexive होगा. है। ओके, वरुणी बोल रही रिफ्लेक्सिव होगा। वंशिका, वंशिका, आप दोनों का क्या आंसर है? अच्छा, बाकी और कोई ऑफलाइन में कोई आंसर कर रहा है? रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x कॉमा x होना चाहिए। तो x जो है दूसरे वाले x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, तो वो ट्रू नहीं होगा ना। ठीक है, वरुणी समझ में आया ना क्यों ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मैं अगर वो एक्स वो पर्सन हूं तो मेरी हाइट मेरी खुद की हाइट से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकती। तो इसलिए एक्स कॉम एक्स जो रिलेशन आर में नहीं होगा। दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक होगा क्या? No, sir. नो, क्योंकि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता।
वो छोटा होगा। क्लियर ये चीज? तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा क्या? No, नहीं sir. होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या x भी z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, वो z से कितना बड़ा होगा? 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं है? लास्ट सॉरी, हाँ इस पे आते, इसका आंसर करो। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? नहीं, सबसे पहले क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? No, ट्रांजिटिव sir. भी नहीं होगा। समझ में आ गया ये चीज? नहीं, एक मिनट, ट्रांजिटिव के लिए सोचो, ट्रांजिटिव के लिए सोचो। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, सिमेट्रिक और देखो, सिमेट्रिक x कॉमा y, x इज अ वाइफ ऑफ y, तो x कॉमा x नहीं हो सकता, x खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो इसलिए वो नहीं। सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x इज अ वाइफ ऑफ y, y इज नॉट ए वाइफ ऑफ x, y इज हस्बैंड ऑफ x, इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए ना, लेकिन इस चीज को आप सोचो, देखो x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज वाइफ ऑफ y, यही हुआ ना इसका मतलब, x इज वाइफ ऑफ y, यही हुआ। अब y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि y तो मेल होगा, तो अगर ये मेल होगा तो ये वाइफ कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेकेंड वाली कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये वाली कंडीशन बस एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ट्रांजिटिव उस केस में भी होगा जब ट्रांजिटिव की दो में से पहली कंडीशन है बट दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, वंशिका, वंशिका और वरुणी, क्या आप तीनों को ये चीज क्लियर हुई या कुछ डिस्कशन करना है इस पे? Sir, clear. Yes. ओके, ओके, ठीक है, अभी कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इधर लास्ट वाला एग्जांपल, सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव होगा? चलो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। इधर यहां ध्यान देना, x कॉमा y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? कि x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, यही मतलब हुआ। y कॉमा z बिलोंग्स टू r, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? ये कर सकता है एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा? y इज फादर ऑफ z। समझ में है? तो क्या x कॉमा z एग्जिस्ट करेगा? तो x और z के बीच में क्या रिलेशन होगा? ग्रैंड पेरेंट्स वाला रिलेशन होगा। तो दिस, Grandparents. yes, correct, this value will not belongs to r, so that's why it is not transitive। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वाइफ वाले केस में ये ट्रांजिटिव हो रहा था, लेकिन फादर वाले केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर ना ये कंसेप्ट? Yes. तो यहां तक हम स्टॉप करते हैं आज की क्लास में। इसमें आप लोगों को ध्यान किस चीज पे देखना है? इसकी वे ऑफ राइटिंग पे, इसको लिखना कैसे आप लोगों को। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एमसीक्यू में एकदम छोटे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये 4 मार्क्स के लायक होगा 80 मार्क्स के पेपर में। ठीक है, 2 से 4 मार्क्स के बीच हो सकता है इसका वेटेज। हाँ, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। फिर आपको वो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, क्या उसके रिफ्लेक्स हैं, अगर हैं तो रिफ्लेक्सिव एग्जांपल देके, और नहीं है तो कौन से केस में नहीं है वो देख के नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके भी वेटेज होंगे जो आप यहाँ पर ये डिफाइन करोगे। ठीक है, समझ में आई ये चीज? तो ये चीजें भी आपको प्रॉपरली लिखनी है। तो दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे और सिर्फ इसी के क्वेश्चंस करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पूरी एक्सरसाइज में यही है और कुछ नहीं है। अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 16 क्वेश्चंस हैं।
तो पूरे 16 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। सो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास एंड करते हैं सर यहाँ पर।